प्रिंस एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया इनिशिएटिव डेली एमसीक्यू प्रीलिम्स फॉर 2021। तो सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रीलिम्स होगा उसको हमने ध्यान में रख करके डेली एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। उसके अलावा यह वीडियो जितने सारे यूपीएससी के एग्जाम है, ईपीएफओ, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, उन सभी के लिए भी यह वीडियो इंपोर्टेंट होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आपको यहाँ पर डेली वीडियो मिलेगा प्रीलिम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जूट यानी प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। तो प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना के संबंध में आप यहाँ पर कथन 1, 2 पढ़िए और उसका बाद ए बी सी डी यहाँ पर राइट आंसर आप सिलेक्ट करिए। तो पहला, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना को। इसका उद्देश्य जूट किसानों को रियायती दर पर 100% प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पिक्चर में, कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च्ड बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर किसान मंत्रालय तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह लॉन्च किया किसके द्वारा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो पहला जो है यहाँ पे रॉन्ग है। और दूसरा, इसका उद्देश्य जो है जूट किसानों को रियायती दर पर 100 प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना है। तो दूसरा सही है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन जो है यह गलत है। तो यहाँ पर पहला कथन जो है एक ये गलत है और दूसरा सही है। तो यहाँ पर गलत है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, हमको गलत कथन को चुनना है। चलिए जानते हैं प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना के बारे में, कमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना क्या है, इसके बारे में डिटेल से। प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना जूट खेती के तहत 55% से अधिक क्षेत्र में प्रमाणित बीजों के उपयोग का विस्तार करेगी। और इसका जो है कपड़ा मंत्रालय ने जूट ICARI कार्यक्रम के तहत प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। और यहाँ पे देख सकते हैं जूट के लिए बेहतर खेती और उन्नति रीटिंग एक्सरसाइज 2015 में शुरू की गई थी। और इस कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल बोर्ड ने सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड एलाइड फाइबर्स और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया था। कब, 2015 में। उसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य जो है किसान हितैषी तरीके से जूट की खेती में मशीनीकरण करना है और जूट किसानों के लिए बेहतर आय के लिए माइक्रोबियल कंसोर्टियम का उपयोग करके त्वरित रिट्रीट करना है। तो यह प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना से संबंधित था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जूट का बीज है। और उसके बाद यहाँ पर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हम देखेंगे, वह स्टेट जो कि ज्यादा से ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। तो आप देखेंगे यहाँ बे ऑफ बंगाल के सारे जो स्टेट्स हैं उसमें जूट की खेती होती है। अगर देखें तो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्रा है और नॉर्थ ईस्ट में भी नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा में जूट की खेती होती है। अगर पूछें सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे होती है तो वह होती है पश्चिम बंगाल में। और विश्व में अगर देखा है तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होगा तो आई थिंक बांग्लादेश नंबर 1 पर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आवास के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में इसकी वित्तीय संपत्ति कुल संपत्ति का 60% से कम नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट है, HFC और NBFC द्वारा प्रदान किए गए ऋण प्राइम लेंडिंग रेट PLR और RBI द्वारा निर्धारित रेपो रेट से जुड़े होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, एक, केवल दो, दोनों, डी ऑप्शन ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पर इसका कौन सा कथन सही है ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं यह दोनों कथन सही है। यहाँ पर देखते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बारे में क्या। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो एक
HFC को एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया जो आवास वित्त व्यवसाय में लगी हुई है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है। यहाँ पर शर्त दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी वित्तीय संपत्ति आवास के लिए वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में कुल संपत्ति का 60% से कम नहीं है तथा कुल संपत्ति में अमूर्त संपत्ति का द्वारा शुद्ध 50% से कम व्यक्तियों के लिए आवास वित्त पोषण के माध्यम से नहीं होना चाहिए। बैंकों को RBI द्वारा सभी ऋणों के लिए रेपो दर आधार दर पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन HFC और NBFC द्वारा ऋण को मुख्य उधार PLR से जोड़ा जाता है। बैंक रेपो रेट से कम दर पर ऋण नहीं दे सकते हैं, लेकिन PLR से जुड़े ऋणों पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। HFC के नियमन के प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक HFC के लिए नियामक प्राधिकरण होता है। हाल ही में RBI ने आवास वित्त कंपनियों HFC को तरलता कवरेज अनुपात, जोखिम प्रबंधन, परिसंपत्ति वर्गीकरण और ऋण में से मूल्य अनुपात के रखरखाव में दिशा निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नर्चर नेबरहुड चैलेंज शुरू किया है? तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। ए महिला और बाल विकास मंत्रालय, बी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। यहाँ पर हम जानेंगे नर्चर नेबरहुड चैलेंज का पोषण क्या है इसके बारे में। यह वर्नार्ड वन लीयर फाउंडेशन और तकनीक भागीदार WRI इंडिया के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। यह 3 साल का पहल है जिसका उद्देश्य सरकार की स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत बचपन के अनुकूल पड़ोस का समर्थन करना है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालय परिसर, बस शेल्टर और प्रांगण केंद्रों में बचपन की सुविधाओं की आवश्यकता को संबोधित करना है। पोषण पड़ोस चैलेंज के लिए चुने गए शहरों को अगले 6 महीने में परीक्षण और पायलटों का प्रयोग करने के लिए तकनीक सहायता, क्षमता निर्माण और स्केल अप समर्थन प्राप्त होगा। भारत एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोयला मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि रिपोर्ट के अनुसार कोल वर्तमान में भारत के विद्युत क्षेत्र पर हावी है, समग्र पीढ़ी के 70% से अधिक के लिए लेखांकन है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही ना तो 2। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है यह इसके संबंध में है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिर्फ बी, केवल 2 सही है। बी जानते हैं क्या है? भारत एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक श्रृंखला की एक नई विशेष रिपोर्ट है। यह भारत के लिए आगे के अवसरों और चुनौतियों की खोज करता है, क्योंकि यह बढ़ती आबादी के लिए विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करना चाहता है। वर्तमान में भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद चौथा सबसे वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। तो भारत का स्थान जो है एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में यानी चौथा सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, यानी एनर्जी कंज्यूम करता है। अक्षय ऊर्जा में वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी चीन के बाद दुनिया में सबसे दूसरी बना है। तो पहला देश जो है वह अक्षय ऊर्जा में चीन है, दूसरे स्थान पर भारत उभर के आया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है कि अगले 2 दशकों में ऊर्जा की मांग जो है 25% हिस्सा में वृद्धि होगा, क्योंकि यह 2030 तक यूरोपीय संघ को दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में पछाड़ देता है। मौजूदा नीतियों के परिदृश्य में 2040 तक भारत की तेल मांग 74% से बढ़कर 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन देखी जा रही है।
प्रति व्यक्ति कर स्वामित्व में 5 गुना वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत दुनिया में तेल की मांग में वृद्धि करेगा। भारत 2040 तक ट्रिपलिंग से अधिक मांग के साथ प्राकृतिक गैस के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बन जाएगा। वर्तमान में कोयले का भारत के बिजली क्षेत्र पर वर्चस्व है, जो कुल उत्पादन का 70% से अधिक है। वर्तमान 590 और 2040 में कोयले की मांग बढ़कर 772 मिलियन टन हो गई है। तो इस तरह से एक एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है। इससे क्वेश्चन वन लाइनर या क्वेश्चन इसका पार्ट बन करके आ सकता है एग्जाम में, तो आप इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जायंट लेदर बैग टर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 2 कथन दिया गया है लेदर बैग टर्टल के बारे में। आप इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। पहला है कि वे केवल हिंद महासागर के भीतर इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घोंसला बनाते हैं। यहाँ पर घोंसला की बात हो रही, घोंसला बनाते हैं। दूसरा है यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज के तहत सूचीबद्ध है। इनमें से कौन सा सही है? एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से एक सही है, ना तो 2 ही। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 जो है ये सही है। यहाँ पर जो है केवल हिंद महासागर में ये घोंसला बनाता है, यहाँ पर घोंसले की बात हो रही है, तो यह घोंसला जो है सिर्फ यहीं पर बनाता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है कि यहाँ पर लुप्त प्राय नहीं है, यह जो वल्नरेबल है, यानी कि अभी इसको ज्यादा खतरा नहीं है लेकिन लुप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लुप्त प्राय आ गया, तो इसलिए यह गलत हो गया। विशालकाय लेदर बैग कछुआ के बारे में, यह ग्रह पर समुद्री कछुआ की 7 प्रजातियों में सबसे बड़ी है और यह लंबे समय तक चलने वाला कछुआ जो आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों को छोड़कर सभी समुद्रों में पाया जाता है। तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन घोंसला इसका आपको इंडियन ओशन में ही मिलेगा। एज ए वल्नरेबल के रूप में आईयूसीएन रेड लिस्ट थ्रेटेड स्पीसीज के सूचीबद्ध किया गया है। वे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में सूचीबद्ध विशालकाय लेदर बैग कछुए की बड़ी संख्या पश्चिमी तट पर डगमर और अलेक्जेंड्रिया नदियों के मुहाने पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को। तो यही था लेदर बैग कछुए के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल बटन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।